हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास, और जिसके तहत हमने भारत शासन अधिनियम 1919 तक को कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी अधिनियम बनाए गए, उनमें सबसे बड़ा और सबसे जटिल अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसके साथ साथ इस पर बात करने के पहले ये भी आप जान लीजिए कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो एक हॉलिस्टिक वीडियो होता है। सिर्फ हम भारत शासन अधिनियम की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, जैसे कि किसी भी वीडियो में उससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य होते हैं उन सभी तथ्यों की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर जब हम भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम कैसे आया, क्यों आया, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, कौन कौन सी चीज़ें थी। जैसे कि अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ, इस टॉपिक की बात करूँ, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे जैसे कि हम लोग बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। तो नेहरू रिपोर्ट एक अलग टॉपिक है। हम जिन्ना की जो 14 सूत्री मांग थी वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इनसे संबंधित जानने वाले हैं। तो ये भले ही भारत शासन अधिनियम 1935 का वीडियो है, लेकिन हम यहाँ पर इससे जुड़ी हुई, इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, इसके आसपास की उन सभी चीज़ों को जानेंगे, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और आपको ये तो पता ही होगा कि इस भारत शासन अधिनियम का मैक्सिमम भाग जो है वर्तमान का जो हमारा संविधान है उसमें शामिल किया गया है, कुछ चीज़ों को हटा करके। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा कि इसके क्या रीज़न थे, ये क्यों आया, और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसके क्या प्रोविजंस थे, क्या प्रावधान किए गए, और जिसके तहत हमारे संविधान में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लागू की गई जो आज भी लागू हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसके गठन या कारण की बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है जब हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के जो प्रावधान थे, इसके पिछले वाला वीडियो मैंने यही पढ़ाया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको आप देख सकते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों की जांच हेतु एक कमेटी बननी थी, और वो 10 वर्ष पश्चात एक जांच समिति का गठन करना था कि आखिरकार जो प्रावधान, जो प्रोविजंस लागू किए गए हैं वो कितनी हद तक सफल हुए हैं। और अक्सर ऐसा किया जाता है कि जब कोई भी अधिनियम लागू किया जाता है, आपने जब शिक्षा के अधिनियम पढ़े होंगे, जैसे कि आप वुड डिस्पैच की बात करते हैं या मुदलियर हंटर कमीशन, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और एक की जाँच करने के लिए ही दूसरा आता है कि आखिरकार जो चीज़ें आई हमें लागू की थी वो कितनी हद तक जो है सफल हो पाई हैं और कितनी असफल हुई हैं, हमें और कितना काम करना है। तो ऐसे ही भारत सरकार अधिनियम 1919 की जांच हेतु 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित करने की बात की गई थी। लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि 10 वर्ष के पहले ही अगर आप 1919 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा? ठीक है, 1929 आएगा। तो अब यहाँ क्या हुआ कि 10 वर्ष के पहले ही 1927 ईस्वी में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, और इस 7 सदस्यीय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन साइमन। हालांकि जो और 6 मेंबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ इतना जानिए कि ये 7 सदस्यीय आयोग था और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। तो ये सर जॉन साइमन जब आते हैं, और क्यों आएंगे, उनका रीज़न ये था कि जो चीज़ें उसमें सफल नहीं हुई हैं और जिन चीज़ों की मांग भारतीयों ने की हुई है, तो हम कुछ एक अलग प्रस्ताव लेकर के जाएं और भारतीयों से बात करें कि हम आपको जो है स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता दे रहे हैं, हम आपको मूल अधिकारों से संबंधित स्वतंत्रता आपको देने की बात कर रहे हैं, हम कुछ अधिक अधिकार, पहले की अपेक्षा कुछ अधिक अधिकार देने की बात कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के ये आता है। लेकिन अब समस्याएं क्या होती हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो 10 वर्ष पूर्व ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग आया। ठीक है, इसे श्वेत आयोग कहा गया। इसे श्वेत आयोग कहा गया। क्यों कहा गया? व्हाइट कमीशन क्यों कहा गया? इसका रीज़न ये था कि जो 7 मेंबर थे, सर जॉन साइमन को लगा करके जो 6 और थे, वो सारे के सारे अंग्रेज थे। तो भारतीयों के लिए संवैधानिक प्रावधान करना है, भारतीयों के लिए नियम कानून बनाना है, और उन नियम कानून बनाने वालों में
कोई भारतीय ना हो तो ये उचित कैसे हो सकता है। अब आप खुद सोचिए कि जब भारतीयों के बारे में बनाना है और उनको ना शामिल करें तो आप उनके लिए एक बेहतर संवैधानिक प्रावधान या बेहतर नियम कानून नहीं बना सकते हैं। आप किसी के बारे में अगर आपको बनाना है तो कम से कम आप उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, वहाँ के माहौल को जानना पड़ेगा, उनकी मांगों को जानना पड़ेगा, उनके जो अधिकार हैं उनको जानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हुआ ये कि 7 के 7 मेंबर जो हैं वो अंग्रेज़ों को ही शामिल किया गया और यही विरोध की इसकी सबसे बड़ी वजह बनती है। और यही एक वजह थी कि इसे श्वेत आयोग कहा गया, क्योंकि वो गोरे लोग थे, हम लोगों को काले लोग बोलते थे, तो इसलिए इसको श्वेत आयोग कहा गया और इसका बहुत विरोध हुआ। अब जब साइमन आयोग की बात करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि साइमन आयोग जब आता है भारत में तो इसका भारी मात्रा में विरोध किया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी साइमन आयोग पहुँचता है वहाँ पर इसे काले झंडे दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब ये पहुँचा कब और इसके साथ साथ क्या होता है कि मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ था, किसका? कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है 1927 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, M.A. अंसारी। तो ये जो है मोहम्मद अहमद अंसारी, ये इसके मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे, मोहम्मद अहमद अंसारी। और इसी कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इस जो साइमन आयोग था इसके पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया और फिर भी ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आयोग मुंबई पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? मुंबई। तो अब इसके पीछे की हम ज़्यादा कहानी पर नहीं जाएंगे, फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में कि जब जॉन साइमन भारत पहुंचते हैं अपने आयोग के मेंबर के साथ में तो जगह जगह पर इनका विरोध होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका विरोध करते हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं वो भी चोटिल होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चोटिल होते हैं। और आपको एक चीज़ तो ज़रूर पता होगी कि जब पंजाब में आयोग पहुंचता है तो लाला लाजपत राय के द्वारा इसका प्रबल विरोध किया जाता है और वहाँ उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। लाठीचार्ज करने के वजह से ही उनकी बाद में मौत हो जाती है और उन्हें कहा था कि मेरे सर पर या मेरे ऊपर किए गए लाठी का एक एक वार जो है ताबूत की कील साबित होगा। उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था और बाद में जो है जिसने मारा था उसका बदला भी बाद के क्रांतिकारियों के द्वारा लिया गया, ये आप बखूबी जानते हैं। तो ये वही साइमन आयोग था, ठीक है, जिसका विरोध जगह जगह पर किया जा रहा था। और इसका विरोध सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इसका विरोध मुस्लिम लीग इसके साथ साथ जो अन्य और दल थे उन लोगों ने भी किया, क्योंकि अपने हर एक संस्था की, हर एक पार्टी के अपने अलग अलग निहितार्थ थे। जैसे कि आपका मुस्लिम लीग के बारे में आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग का निहितार्थ इस बात पे रहता था कि हाँ जो भी नियम बने उसमें ये व्यवस्था जरूर की जाए कि एक अलग कंट्री, एक अलग देश भारत से बनाया जाए। वो उनकी हमेशा ये मांग रहती थी, ठीक है। तो इसलिए वो भी संतुष्ट नहीं थे। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब आयोग मुंबई पहुंचा, इसके साथ साथ 30 जून 1930 को इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इतना विरोध करने के बावजूद, इतना विरोध होने के बावजूद भी इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और भारत सचिव उस समय कौन थे? लॉर्ड बर्किनहेड। इन्होंने विरोध करने वाले नेताओं को कि भाई अब तुम लोग बहुत विरोध कर रहे हो, ठीक है, जो भी हम लोग काम करते हैं उसका तुम विरोध करते हो, तो क्यों ना ऐसा करो कि आप लोग ही अपने लिए संविधान बना के दिखा दो, अपने लिए संवैधानिक प्रावधान करके दिखा दो। तो अंग्रेज़ों को ये लगता था, वो हमेशा से ये मानते थे कि भारतीय जो हैं वो कैसे हैं, वो कम बुद्धि के लोग हैं, अल्प बुद्धि हैं, उनके पास उतना ज्ञान नहीं है, वो कैसे अपने संवैधानिक अधिकारों को बता पाएंगे, लिख पाएंगे, कैसे वो संविधान लिख पाएंगे। तो इस चीज़ का एक चैलेंज सा दिया जाता है लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा और इस चैलेंज को स्वीकार कौन करता है? पंडित मोतीलाल नेहरू। वो स्वीकार करते हैं। उनको लगता है कि बताइए हम लोगों को तो बुद्धू समझ लिए, ये बेकार ही समझ लिए, तो इनको हम बना के दिखा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, और उस 10 सदस्यीय नेहरू समिति में जो सिफारिशें की गई थी उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिशों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हम यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को भी पढ़े ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि औपनिवेशिक स्वराज, अर्थात नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी कि हमें औपनिवेशिक स्वराज चाहिए। हालांकि औपनिवेशिक स्वराज क्या होता है मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बात ये होती है कि हो सकता है पहली बार कोई वीडियो देख रहा हो तो मैं बता दूँ। औपनिवेशिक स्वराज यहाँ पर जो बात की जा रही थी पंडित मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में, उसका मतलब ये था कि कम से कम भले ही आप हमारे बॉस बने रहो, लेकिन जितने भी अधिकार हैं वो सारे के सारे हमको दे दिए जाएं। हम आपकी छत्र छाया के नीचे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये था उस समय के औपनिवेशिक स्वराज का मतलब। ये था स्वराज तो हो लेकिन कैसा हो? औपनिवेशिक हो,
ठीक है। तो पूरी तरीके से स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, पूरी तरीके से जिसे बोला जाता है कि पूर्ण स्वराज, और एक शब्द बाद में आता है पूर्ण स्वराज, क्योंकि यहाँ औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई है और यही एक वजह है कि बाद में पूर्ण स्वराज आता है। तो एक तो ये इनकी मांग थी, दूसरी मांग थी केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन हो, केंद्र में ऐसी व्यवस्था हो कि पूर्ण उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल सरकार बने, ठीक है। इसके साथ साथ प्रांतीय स्वतंत्रता दी जाए। प्रांतीय स्वतंत्रता का मतलब ये है कि प्रांतों को पूरी तरीके से छूट दी जाए, वो अपने लिए कानून बनाए, अपनी सरकार खुद चलाएं, ऐसे उनको छूट दी जाए। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना की जाए। एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि सारे के सारे मुद्दों को, मामलों को देखती हो, ताकि कोई भी अगर मामला उठे, कोई भी मुद्दा उठे, कोई भी चीज़ें समस्याएं आएँ तो कम से कम उसको हल करने वाला एक केंद्र में कोई एक न्यायालय होना चाहिए। इसके साथ साथ देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए। जो देशी रियासतें अर्थात जो राजे रजवाड़े हैं, जो अपने आप को हमेशा सबसे अलग मानते हैं, इनको भी केंद्र के अधीन लाया जाए, इनको भी संविधान जो भी बने उसके दायरे में लाया जाए, ये अपने आप को अलग न माने। एक चीज़ तो ये मांग की गई। और इसके साथ साथ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति की जाए। जो अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था फूट डालो और राज करो नीति के तहत की गई है, इसको समाप्त किया जाए। मुस्लिमों के लिए अलग, अल्पसंख्यक और जो दलित और सिख हैं उनके लिए अलग। तो इस तरीके से यहाँ ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसकी समाप्ति होनी चाहिए और भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार भी मिलने चाहिए। तो मुख्य रूप से हमने यहाँ पर जो कुछ सिफारिशें थी उनकी हमने यहाँ पर बात की। और आप ये भी जानते होंगे, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है, तो आप जानते होंगे, जैसा मैंने पहले ही बताया कि यह इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिन मांगों से अन्य भारतीय सहमत नहीं थे। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर उदाहरण के तौर पर लें तो वही सहमत नहीं थे। सहमत न होने का रीज़न था वही ये बात, औपनिवेशिक स्वराज, कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए। ये यहाँ से भाग जाए पूरी तरीके से, हम अपने देश को खुद चलाएंगे, हमारा खुद का हमारे द्वारा लिखा गया संविधान होगा, हमारे खुद के मौलिक अधिकार होंगे। जब हमें शासन करना है, हमें यहाँ पर रहना है, हमारे लिए जो कानून बनेंगे वो हम खुद कानून बनाएंगे अपने लिए। आप कौन होते हैं, ठीक है, जब हमारे बारे में आप अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं तो आपके द्वारा बनाए गए कानून या नियम अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये मांग रखी गई थी तो इसका विरोध हुआ कि ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं, ये मांग सही नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर पूर्ण स्वराज होना चाहिए। तो इस नेहरू रिपोर्ट का भारतीयों ने भी बहिष्कार किया, जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यतः नाम आता है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें थी जो वो काफ़ी हद तक सही थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कम से कम कोई एक भारतीय तो ऐसा आया जो अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार करके एक संवैधानिक प्रावधान करता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान को लिखने की शुरुआत अगर हम माने तो यहाँ से हो जाती है कि भारत के संविधान को लिखने की शुरुआत किसी भारतीय के द्वारा अगर हम देखें इतिहास में तो पहला ये उदाहरण है नेहरू रिपोर्ट, जहाँ प्रयास किया गया था कि हम भारतीय खुद अपने लिए एक संविधान की व्यवस्था करें, ठीक है। तो ये जो है पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने ही इसका विरोध किया। अब मुस्लिम लीग ने इसका क्यों विरोध किया? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी सिफारिशें हैं उन सिफारिशों में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हाँ एक मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण किया जाए। तो उनके दिमाग में तो हमेशा ये रहता था कि एक मुस्लिम राष्ट्र बने, तो वो इस चीज़ से सहमत नहीं होते हैं। तो मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। और आप देखते हैं कि इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसके विरोध के परिप्रेक्ष्य में मोहम्मद अली जिन्ना एक 14 सूत्री मांग लेकर के आते हैं। और उस 14 सूत्री मांग में वो कहते हैं देखिए ये हमारी कुछ मांगे हैं, ठीक है। उन मांगों में वो अपने मतलब की चीज़ों को रखते हैं। तो तत्कालीन घटना यही होती है कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना की 14 सूत्री मांग आती है। इसके साथ साथ, और ये कब आती है, ये वही 1930 के करीब आती है। उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 1931, 1932, और ये इसी पर चर्चा करने के लिए, ठीक है। कब तक? 1930, 1931, 1932, ठीक है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और इनको भी आपने पढ़ा होगा। हालांकि मैं उन चीज़ों की, उन गोलमेज सम्मेलन की पूरी तरीके से यहाँ पर बात नहीं करूँगा, बस इतना बता देता हूँ कि उस समय की तत्कालीन घटना ये थी, ठीक है। और संविधान के प्रारूप पर विचार के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, अर्थात जो चीज़ें भारत सरकार अधिनियम में लाई गई थी, जो प्रावधान किए गए थे, जिनको अभी हमें पढ़ना है, उसके लिए एक संयुक्त, एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया। और इसका काम क्या था कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रावधान किए गए हैं उनको क्या किया जाएगा, उनके प्रारूप पर विचार किया जाएगा। और इसके पश्चात क्या होता है, विचार करने के उपरांत 4 अगस्त 1935 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो पारित हो जाता है। अब ये तो हो गया पहला पार्ट, जहां पर हमने बात की कि भारत सरकार अधिनियम किस तरह से आता है,
ठीक है, कैसे आता है उसकी हमने बात की। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर इसके प्रावधान क्या थे, लेकिन प्रावधान के पढ़ने के पहले उस समय की तत्कालीन घटनाओं में या इससे संबंधित कुछ 2 पॉइंट्स और हैं। वो ये हैं कि संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा जटिल दस्तावेज था, मैंने पहले ही बताया। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। ठीक है, तो संविधान पर जो आज का हमारा संविधान है उस पर सर्वाधिक प्रभाव अगर देखा जाए तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। और कई बार जो है इसको लेकर के विरोध की दर्शाया जाता है कि संविधान में कुछ नया नहीं है, भारत सरकार अधिनियम को उठा करके ही संविधान में रख दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें निकाल करके अलग की गई हैं। हालांकि काफ़ी अनुच्छेद जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो भारतीयों के लिए उपयोगी रहे होंगे उनको रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे इससे संबंधित। हम बात करेंगे प्रोविजंस की, प्रावधानों की। तो जैसे पहला प्रावधान है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ क्या है? अखिल भारतीय संघ का मतलब है कि जो भी रियासतें, देशी रियासतें हैं, जो ब्रिटिश प्रांत हैं, उन सभी को एक किया जाए। ठीक है, एक दायरे में लाया जाए, एक नियम के या संविधान के दायरे में लाया जाए। और इसके लिए 10 जो ब्रिटिश प्रांत थे, 6 कमिश्नरी थी, और जो देशी रियासतें थी, जो राज्य रजवाड़े थे, उन देशी रियासतों को भी इसमें शामिल किया जाए, तब मिलाकर के बनेगा अखिल भारतीय संघ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको जानते रहना है कि देशी रियासतों को ये छूट थी कि वो इस अखिल भारतीय संघ में शामिल हो या ना हो, मतलब वो उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया कि आप आओ या ना हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये व्यवस्था की गई। और हालांकि बाद में ये लोग आते भी नहीं हैं, ये देशी रियासतें इस अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं होती हैं। तो एक प्रावधान तो ये था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। हालांकि ये फेल हो जाता है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं केंद्र में द्वैध शासन। तो अभी आपने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जहां पर व्यवस्था की गई थी कि प्रांतों में द्वैध शासन होगा। और द्वैध शासन का मतलब क्या था कि वहां पर आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को अलग किया गया था। आरक्षित जो विषय थे वो गवर्नर प्लस उसकी परिषद देखती थी, और जो हस्तांतरित विषय थे उनको गवर्नर प्लस भारत मंत्री देखते थे। ठीक है, तो ये दो कार्यकारिणियां थी यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसी को बोला गया द्वैध शासन। अर्थात जो मुख्य विषय थे, जैसे विदेश से संबंधित है, आपके विषय हैं, रक्षा से संबंधित विषय हैं, उन पर गवर्नर प्लस उसकी परिषद निर्णय लेती थी। लेकिन जो हस्तांतरित विषय है, जो जिन पर जो है भारतीयों को पूरी तरीके से छूट दी जाती थी, उन पर गवर्नर और भारत मंत्री कौन होते थे? भारतीयों को शामिल किया जाता था। और ये पूरी तरीके से उत्तरदायी था। उत्तरदायी एक मतलब कह सकते हैं संस्था थी, कार्यकारिणी थी। तो यहाँ पर जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में व्यवस्था की गई थी प्रांतों में द्वैध शासन की, वही हूबहू चीज़ यहाँ पर लागू की गई केंद्र में। ठीक है, तो आपको यहाँ बार बार वो चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला वीडियो देखा है तो मैंने बाकायदा उस पर चार्ट बना करके बताया है कि केंद्रीय विषय और हस्तांतरित विषय क्या थे। ठीक है, हस्तांतरित विषय को भी 2 पार्ट में बांटा गया था। वही व्यवस्था अब यहाँ पर की गई कि अब केंद्र में वही चीज़ लागू की गई कि केंद्र में भी अब जो विषय थे उनको 2 पार्टों में बांटा गया। एक पार्ट जो है आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित विषयों को था। और यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है कि जो प्रांतों को जो हस्तांतरित विषय थे उन पर पूरी तरीके से अधिकार किसको था? वो प्रांतों को था। ठीक है, तो प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अत्यंतिक अधिकार प्रांतों को था। अत्यंतिक का मतलब है कि यहाँ पर कोई रोक टोक न कर पाए, पूरी तरीके से फुल पावर जो है प्रांतों को हो। हालांकि ऐसा होता नहीं, अभी हम देखेंगे। तो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बात जरूर की जाती है हालांकि। और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जैसे कि यहाँ पर मांग की गई थी कि एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, और यहाँ मांग की गई थी कि केंद्र में उत्तरदायी शासन होना चाहिए। तो केंद्र में उत्तरदायी शासन होता है, ठीक है, और केंद्र में ही द्वैध शासन लागू किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पर देखते रहिए। प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 में था, लेकिन यहाँ पर 1919 वाला जो प्रावधान था वो समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया, क्योंकि यहाँ पर मांग भी की गई थी कि केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन होना चाहिए। प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? दिल्ली में। यहाँ जो संघीय न्यायालय था, फेडरल जो कोर्ट था, इसमें व्यवस्था क्या थी कि एक CJI, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 6 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो हैं अन्य न्यायाधीश है। कुल मिलाकर के 34 हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए। और ये जो एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? सम्राट के द्वारा की गई। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की गई। और ये भी पूछा जा सकता है कि पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले CJI कौन थे? मॉरिस ग्वेयर।
याद रखिए, मॉरिस ग्वेयर पहले जो संघीय न्यायालय था उसके मुख्य न्यायाधीश थे, और जो 6 अन्य न्यायाधीश थे उनमें से 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें, बाकी 4 के नाम आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन इन 2 अन्य भारतीय न्यायाधीशों के नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें से थे पहले थे M.R. जैकब और दूसरे थे M.S. सुल्तान। तो कम से कम आपको इन 2 भारतीयों के नाम जरूर याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो बात थी कि जो संघीय न्यायालय था, अब संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जिसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके खिलाफ भी, इसके निर्णय के विरुद्ध कोई निर्णय मान लो दिया इस संघीय न्यायालय ने, तो अब इस निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ जाएंगे? तो इस निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ पर जाएंगे? यहाँ कहाँ पर अपील करेंगे? प्रिवी काउंसिल में। तो इस संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अगर आपको अपील करनी है तो आपको प्रिवी काउंसिल में जाना पड़ेगा। और ये प्रिवी काउंसिल क्या है? सवाल ये आता है कि प्रिवी काउंसिल क्या है? तो प्रिवी काउंसिल एक संस्था थी जो कि सम्राट के द्वारा बनाई जाती थी, अर्थात हम कह सकते हैं जो इंग्लैंड के राजा थे उनके द्वारा बनाई गई एक संस्था थी। उस संस्था के पास इस संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप अपील कर सकते थे, अर्थात संघीय न्यायालय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी, ऐसी व्यवस्था की गई। और इसी के तहत अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 19 कार्यरत हो जाती है। और ये संस्था कौन सी? संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय कब कार्यरत होता है? 1937 से। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इसको 3 प्रकार के प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी प्राप्त थे। जैसे कि आज भी सुप्रीम कोर्ट को ये जो 3 क्षेत्राधिकार हैं वो प्राप्त हैं, आरंभिक, अपीली और परामर्शदात्री। हालांकि वर्तमान में हाई कोर्ट को इस तरीके की कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को ये जो आरंभिक, अपीली और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार हैं वो आज भी मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की ही देन थी। अब सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये आरंभिक, अपीली और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार आखिर क्या हैं? तो मैं इनको थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में जो है बता देता हूँ। आरंभिक का मतलब होता है ऐसे क्षेत्राधिकार जिन पर पूरी तरीके से अधिकार सुप्रीम कोर्ट को हो, ऐसे कुछ मामले जिन पर सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है, बाकी और किसी भी उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, ओरिजिनल जो मुद्दे हैं उन पर। अपीली का मतलब है, अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जो भी छोटे छोटे न्यायालय हैं, जो हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे आज की अगर बात करें तो उनके विरुद्ध अगर आपको अपील करनी है तो कहां पर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। लेकिन उस दौरान क्या था? आप संघीय न्यायालय में करेंगे। तो कहीं पर कोई भी अपील किसी के विरुद्ध करनी है, किसी छोटी संस्थान न्यायालयों के विरुद्ध करनी है, तो आपको संघीय न्यायालय में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके का क्षेत्राधिकार भी था। ठीक है, अपील कर सकते हैं आप किसी के निर्णय के विरुद्ध। इसके बाद अब आप देख ही रहे हैं कि यहाँ संघीय न्यायालय के विरुद्ध आप प्रिवी काउंसिल में जा सकते हैं उसके निर्णय के विरुद्ध। तो वही हुआ अपीली क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है कि संघीय न्यायालय जो है वो अगर उससे कोई परामर्श मांगा जाता है या वो परामर्श की जरूरत पड़ती है तो परामर्श देगा। जैसे आजकल हम देखें हमारा जो संविधान है 143 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का अधिकार मिला हुआ है, जिसके तहत अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई मामला ऐसा है जहां पर हमें सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाहिए तो वो लेता है। जब वो मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसको परामर्श देता है। किस अनुच्छेद के तहत? 143 अनुच्छेद के तहत। तो ये है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो 3 प्रकार के जो क्षेत्राधिकार हैं वो यहाँ पर इस संघीय न्यायालय को दिए गए थे, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 से कार्यरत हुआ था। ठीक है, शक्तियों का विभाजन की जो व्यवस्था जो आज भी है, हम देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस तरीके की सूचियों की व्यवस्था, इस तरीके की शक्तियों का विभाजन इस भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, जो आज भी हमारे संविधान में है। ठीक है, तो ये शक्तियों का विभाजन संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में किया गया। इसमें भी अलग अलग कुछ विषयों को डाला गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, शक्तियों को विभाजन जैसी व्यवस्था जो है यहाँ पर की जाती है। और 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया जाता है। ठीक है, 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया जाता है। और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर अवशिष्ट जो सूची है, अवशिष्ट जो नियम है वो वायसराय के अंडर में थे। जैसे आज भी अगर हम देखें तो हमारी जो 7वीं शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन एक और सूची होती है, वो ऐसी सूची होती है जो इन
3 सूचियों में जिसके विषय नहीं होते हैं, अर्थात संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची में जो विषय नहीं रहते हैं या उससे बच जाते हैं, उन बचे हुए विषयों को हम अवशिष्ट सूची में डालते हैं। और अवशिष्ट का मतलब ही होता है बचा हुआ, ठीक है। तो उस पर पूरी तरीके से आज अगर हम देखें हमारे संविधान में तो राष्ट्रपति को अधिकार है, उस दौरान वायसराय को अधिकार था, ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि यहाँ 11 प्रांतों में विधानसभा गठन और 6 प्रांतों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। अब द्विसदनीय विधानमंडल क्या होता है? जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। तो यहाँ 6 प्रांतों में पहले भी था और मुझे लगता है आज भी 6 प्रांतों में है। जैसे आपका बिहार है, यूपी है, ठीक है, इसके आपका हैदराबाद है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। तो इन राज्यों में आज भी, ऐसे 6 राज्यों में आज भी द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। उस दौरान भी कहाँ थी? बिहार में, बंगाल में, आसाम में, और जो संयुक्त प्रांत था, हालांकि मैंने यूपी लिख दिया है लेकिन यहाँ संयुक्त प्रांत मानिए, और बॉम्बे और मद्रास। तो यहाँ पर ये जो 6 प्रांत थे, यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल था। इसी के तहत 1937 का जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होता है। बर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया। 2 नए प्रांतों उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण भी किससे किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कि इसके कुछ दोष थे, कुछ कमियां भी थी। क्या कमियां थी? कमियां ये थी कि व्यवस्थापिका के अधिकार सीमित थे। व्यवस्थापिका के अधिकार कैसे सीमित थे कि जैसे कहा गया कि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, अर्थात प्रांतों को अपने जो विषय थे उन पर कानून बनाने का, उनको लागू करने का पूरा अधिकार था। लेकिन यहाँ कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो हस्तांतरित विषय हैं, जहाँ पर गवर्नर प्लस भारत मंत्री दोनों मिलकर के काम करेंगे, वहाँ ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया था कि गवर्नर जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो भारत मंत्री जो थे वो जो है इससे बाध्य थे। बाध्य क्या थे? कि गवर्नर अपने मन का करता था तो भारत मंत्री कुछ कर नहीं पाते थे, ये व्यवस्था थी। तो वो देखने के लिए प्रांतीय स्वायत्तता हम कह सकते हैं दी गई। तो एक चीज़ जो थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली विद्यमान थी। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, अर्थात जहाँ पर फूट डालो राज करो नीति जैसे लागू होती थी, अर्थात अलग अलग संप्रदायों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था अलग अलग करने के लिए, वो यहाँ पर समाप्त नहीं की जाती। एक तो ये कमी थी। और इसके साथ साथ गवर्नर भारत मंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। जो मैंने अभी बात बताई कि गवर्नर और भारत मंत्री जो कि हस्तांतरित विषयों पर पूरी तरीके से उनका अधिकार था, उसमें गवर्नर बाध्य नहीं था कि भारत मंत्री कोई सलाह दे या बात कहे तो उसको माने। तो मतलब क्या हुआ? फिर हम फालतू में कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। कोई प्रांतीय स्वायत्तता नहीं है। गवर्नर अंग्रेज ही रहता था और वो अपने मन का कुछ भी कर सकता था। तो प्रांतीय स्वायत्तता सिर्फ नाम की थी, ठीक है। और यहाँ वही बात है कि प्रांतीय स्वायत्तता नाम के लिए थी। कांग्रेस लीग ने इसका विरोध किया। कांग्रेस लीग ने इसका विरोध किया। लीग का मतलब क्या है? मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, दोनों ने विरोध किया इसका, ठीक है। विरोध के फलस्वरूप यहाँ पर कुछ बातें भी कही गई, कुछ स्टेटमेंट भी कहे गए जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक कथन है कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। ये जो भारत सरकार अधिनियम है ये क्या है? ये अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। मतलब ब्रेक बहुत सारे हैं लेकिन इंजन है ही नहीं। तो ये ऐसा है। ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। मतलब ये क्या है? रुक रुक के चलेगी। इसका कहाँ जाएगी, कौन चलाएगा, कुछ ऐसा इसमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध क्या कह के किया? उन्होंने कहा कि ये पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है, क्योंकि इनके हित की बात तो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई देती है। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध क्या कह के किया? उनका स्टेटमेंट था कि यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है। इसके साथ साथ एग्जाम में और भी एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जो प्रस्तावना विहीन था, जिसकी अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी? वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में जिस प्रस्तावना का इस्तेमाल किया गया था वो प्रस्तावना थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना को यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया जाता है हूबहू, अर्थात इसकी खुद की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ इसे एक और स्टेटमेंट इस पर दिया जाता है। किसने दिया था? कि ये गुलामी का प्रमाण पत्र है, ये गुलामी का पत्र है, ये गुलामी का अधिकार पत्र है। ये बात किसने कही? ये कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि गुलामी का अधिकार पत्र किस अधिनियम को कहा गया था और किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम को कहा था। एक उनका स्टेटमेंट और है कि ये
अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी नहीं कोई चीज़ समझ में आई है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।